सोनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, रामलाल और हरिलाल। हरिलाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उधर उसका छोटा भाई रामलाल बहुत ही गरीब व्यक्ति था। रामलाल दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद हरिलाल ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और रामलाल को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन हरिलाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई रामलाल के जमीन पर थी। हरिलाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई रामलाल की जमीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि रामलाल की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से उपजाए फसल से रामलाल के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही हरिलाल एक दिन रामलाल के पास आता है। रामलाल अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे रामलाल, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है? अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं। वो तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरफ मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई रामलाल, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई हरिलाल जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझे से पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे शनि को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर के गुजारे का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको ये खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे शनि को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। यह सुनकर हरिलाल गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने घर चले जाता है और रामलाल अपना काम करने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हरिलाल, तुझे किसी ना किसी तरह से रामलाल से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। हरिलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि रामलाल की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी हरिलाल के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वह रामलाल के घर चले जाता है। अरे रामलाल भाई, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। ठीक है हरी भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो? भाई, अगर तुम चाहो तुम मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी भी रखो। भाई, तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वो तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा।
मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। रामलाल ना चाहते हुए भी बड़े भाई हरिलाल की बात मान जाता है। हरिलाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई रामलाल से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि रामलाल को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन रामलाल खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई रामलाल, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाया सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सेंच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए। यह कहकर रामलाल अपने घर चले जाता है। अगले दिन रामलाल अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर रामलाल एकदम से हैरान हो जाता है। उससे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। ये तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। ये तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूं। हाँ, यही सही रहेगा और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। रामलाल मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया हरिलाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वो जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे रामलाल, यह तू क्या कह रहा है? और पहले तो यह बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया। और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से। और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर रामलाल का अंगूठा लगने के कारण रामलाल कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। रामलाल मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन शनि अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भेजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ? अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊँ। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। शनि के बार बार पूछने पर रामलाल सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर ना मिलने के कारण शनि को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ। देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, आहा, गांव की शुद्ध हवा और ये गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गांव का कितना शुद्ध वातावरण है। चलो अब जल्दी से घर चले जाता हूँ। घर पहुंचने के बाद रामलाल शनि को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह हरिलाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है,
चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। शनि सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय सारे गाँव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक गड्ढा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान रामलाल को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ रामलाल की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो रामलाल की ही बातें कर रहा होता है। भाई मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता था, वहाँ तो कोई भी फसल लगाने में वह फसल ही मर जाती थी, तो खजाना कैसे निकल गया? अरे भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। रामलाल उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। रामलाल अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस रामलाल को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। ये बात जब हरिलाल के कानों तक पहुंचती है, तब हरिलाल ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है, और वह भी 2-2? हरिलाल उस समय बौखलाए हुए तुरंत रामलाल के घर चला जाता है और अपनी जमीन वापस मांगने लगता है। मैं आपको वो जमीन क्यों दूं नहीं भैया? उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वो जमीन नहीं दे सकता हूँ। कृपा करके वो जमीन मुझसे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और ये देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। शनि हरिलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, वह आपको मनाना पड़ेगा। अरे शनि बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और आपको वह जमीन लेने के हमें 10 लाख रुपए भी हमें देने होंगे, तब ही हम आपको वह जमीन वापस देंगे और ये सारे काम कागजात पर लिखित होगा। तब हरिलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे को क्या पता कि उन सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है। ये बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। ये सिर्फ 10 लाख के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं के, मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हा बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन हरिलाल सुबह सुबह ही रामलाल के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है, और इसके साथ ही साथ रामलाल को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हरिलाल तुरंत ही अपने नौकर को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो, तुम पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल कर दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद देता हूँ और सारे सोने के सिक्के को निकाल कर आपको देता हूँ। नौकर खेत की खुदाई शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर हरिलाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। देखो, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा हरिलाल अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया। रामलाल और शनि ने मिलकर दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था, जो वह शहर से लाया था। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करें।